हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ग्रेड 12 एनसीईआरटी मैथ्स की किताब है और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वहां रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना या निकालना और उनके ऊपर एग्जांपल्स कवर किए जा चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, जिसमें हमें फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to P comma Q, where the relation is defined as the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. तो point P से origin की दूरी और point Q से origin की दूरी ये इक्वल है। ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये प्रूव करना है। इसके बाद हमें ये शो करना है कि ये सभी पॉइंट, अगर P 0,0 नहीं होना चाहिए, एक सर्किल से पास करते हैं थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो चलिए इसे करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो हमें पता है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? बिल्कुल सही बात है, अगर A, A टाइप के सभी एलिमेंट मौजूद हैं। तो अगर हमें ये बोला है कि एक रिलेशन है P, Q, जहां पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन लिखा हुआ है, तो अगर मैं P, P लिखता हूं तो इसका मतलब होगा दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, मैं आर्टिकल्स दिखा रहा हूं, इग्नोर करिए, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी फिर से उसी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, अरे वो तो सेम ही होगी ना हमेशा, क्या बदल जाएगा? P की कोई भी वैल्यू हो जाए, कुछ चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब P, P belongs to the relation R. This implies the relation is reflexive. रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो चलिए फिर अगला देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अगर P, Q टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं तो Q, P टाइप के एलिमेंट भी मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं P, Q बोलता हूं तो बेटा अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं इसको। P, Q का मतलब है कि पॉइंट P की ओरिजिन से दूरी और पॉइंट Q की ओरिजिन से दूरी इक्वल है। पर ये तो हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दूरी x है और ये भी दूरी x है, x यूनिट्स है, तो Q की ओरिजिन से दूरी और P की ओरिजिन से दूरी ये भी इक्वल होंगी। यानी कि अगर P, Q बिलोंग करता है R को, यानी अगर ये चीज ट्रू है, तो हम उल्टा भी इसे लिख सकते हैं कि Q, P भी बिलोंग करेगा रिलेशन R को। इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन कैसी है बेटा? सिमेट्रिक है। रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक है। बहुत सिंपल सी बात थी, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो P, Q की दूरी, अगर मतलब P, Q अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो Q, P भी करेगा, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है मैं किस पॉइंट को पहले कंसीडर कर रहा हूं डिस्टेंस के लिए, दोनों ही केस में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल है। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है रिलेशन। तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि अगर P, Q बिलोंग करता है रिलेशन R को, इसका मतलब P की ओरिजिन से दूरी और Q की ओरिजिन से दूरी ये सेम है। फिर हम बोलते हैं Q, अब यहां पे जो R आएगा थोड़ा डिफरेंट होगा, तो मैं Q, S लिख देता हूं बेटा। ठीक है, R होना चाहिए था पर फिर इस R से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। बिलोंग्स टू द रिलेशन R, तो कोई दो पॉइंट है, तो एक Q है उसकी ओरिजिन से दूरी और एक पॉइंट S है उसकी ओरिजिन से दूरी, ये फिर से इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि P, S भी बिलोंग करेगा रिलेशन R को। क्यों नहीं करेगा बताइए? अगर P से ओरिजिन की दूरी x है, Q से ओरिजिन की दूरी x है, तो यहां पे भी Q से ओरिजिन की दूरी कितनी होगी बेटा? x होगी, और S की भी ओरिजिन से दूरी उतनी होगी, क्योंकि दोनों Q, S किसको बिलोंग करते हैं बेटा? रिलेशन R को करते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब ये भी दूरी क्या होगी? x होगी। तो यानी कि P से O की दूरी कितनी है? P से O की दूरी कितनी है? x है। तो S से O की दूरी कितनी है? x है। तो इसका मतलब P, S भी बिलोंग करते हैं रिलेशन R को, और ऐसा होने की वजह से ये रिलेशन कैसी हो गई है? ट्रांजिटिव हो गई है। कैसी हो गई है? ट्रांजिटिव हो गई है। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन था, अरे बहुत ही आसान था। तो अगर तीनों चीजें हो जाती हैं, R, S, T ट्रिक होता है, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है, तो हम बोलते हैं वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, अब होशियार हो, पूरा सॉल्व कर रहा हूं ना। अच्छा, further show that the set of all the points related to a point P where P is not equal to 0 is the
सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट पॉइंट पी की ओरिजिन से दूरी, और अब मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट सपोज कोई भी पी डैश टाइप के पॉइंट लूं, पी डैश टाइप का एक पॉइंट है, उसकी भी ओरिजिन से दूरी कितनी है, उतनी ही है, एक्स है। फिर कोई पॉइंट मैं ले लूं पी डबल डैश, उसकी भी दूरी ओरिजिन से कितनी है, एक्स है। क्यों है, क्योंकि वो उस रिलेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि p comma p dash is belonging to our given relation R, which says that the 2 points have equal distances from the origin, now if you do like this where all there are p n points and dash is not derivative, okay, बस ये dash एक different point को बता रहा है, ज्योमेट्री में dash में तो derivative नहीं होता। So in this sense what we find, all these points sooner or later will create what will be the collection of all these points, they all will lie on a circle, isn't it? सभी पॉइंट देखिए ना, अगर ये सभी की दूरी x है, इसका मतलब है कि बेसिकली ये रेडियस है, एक फिक्स दूरी है, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पाथ पूरा सर्किल ही तो होगा। तो वही तो बोल रहा है, इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, ऑफ कोर्स यस, इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो रिमेंबर दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी पॉइंट पी डैश, पी डबल डैश, वट एवर द पॉइंट्स आर, क्यू आर, जो भी आप बोलिए, इन सभी की ओरिजिन से दूरी इक्वल है, लेकिन वो पॉइंट खुद कभी भी ओरिजिन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो ऑब्वियस सी बात है, सर्किल नहीं है। तो कोई भी पॉइंट होगा, कहीं भी होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो ओरिजिन नहीं होगा, और बाकी सभी पॉइंट्स होंगे और वो रिलेटेड होंगे। ओरिजिन से वैसे भी रिलेशन नहीं फॉलो हो सकती, क्योंकि पी कॉमा ओ कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता रिलेशन को, क्योंकि ओरिजिन से ओरिजिन की दूरी जीरो होगी अगर पी जीरो नहीं है तो इसलिए ये कभी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। तो अब हमने यहां तक समझ लिया है, आई होप आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, ये कुछ ऐसे डिफाइंड है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ओके, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इसे करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने हमेशा किया है। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमें प्रूव करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो ए कॉमा ए टाइप के सभी एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। अब देखिए, अगर वो बोलता है ए सेट क्या है, पहले तो सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स का सेट है, तो इसमें तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, कोई रोक टोक तो है नहीं, आइसोसेलेस स्केलिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें उन दो ट्राइंगल को उठाना है, इस ए सेट में से कोई भी दो ट्राइंगल को पिक करना है, और वो T1 सिमिलर टू T2 है। तो अगर हम लिखते हैं T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1 का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि T1 इज सिमिलर टू T1। ये एक बात बताइए, हर एक ट्राइंगल खुद से तो सिमिलर होगा ही, बड़ी नॉर्मल सी बात है। कोई भी सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सेम शेप और मतलब साइज डिफरेंट हो सकती है, शेप सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एक ट्राइंगल खुद से तो हमेशा सिमिलर होगा, एक्चुअली वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। पर आप वो छोड़ दीजिए, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगा कि T1 इज सिमिलर टू T1, विच इज ऑलवेज ट्रू, इररिस्पेक्टिव कि T1 कैसा भी है, क्योंकि वो खुद से तो हमेशा सिमिलर होगा। और ऐसा होने की वजह से ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होगा कि T1 कॉमा T1, सभी T1 कॉमा T1 बिलोंग करेंगे रिलेशन आर को। और जब ऐसा करते हैं तो रिलेशन बेटा कैसी हो जाती है, सही सोच रहे हो, सही बोल भी रहे हो, अगर बोल रहे हो तो रिफ्लेक्सिव, और टाइप कर रहे हो तो और अच्छी बात है, सही टाइप कर रहे हो, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आगे पढ़ते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर, इसका सीधा मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि T1 इज सिमिलर टू T2 एज पर द गिवन रिलेशन, T1 इज सिमिलर टू T2, ओके। अरे मैं ये भी तो कह सकता हूं इसको पलट के, अगर T1 सिमिलर है T2 से तो T2 भी सिमिलर है T1 से। T2 इज सिमिलर टू T1, इसका मतलब T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। पर जब ऐसा होता है, जब A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग करता हो और B कॉमा A रिलेशन को बिलोंग कर जाए और वो मौजूद हो, तो वो रिलेशन कैसी कहलाती है बेटा, सिमेट्रिक कहलाती है।
तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ गए बात को? बड़ा इजी था, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, इक्विवेलेंस देखते हैं। अरे माफ कीजिएगा, दिमाग ज्यादा ही चल रहा है, जल्दी भाग गया। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव के केस में होता है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी होना चाहिए, यही बात है। तो अगर हमें पता है t1 कॉमा t2 बिलोंग्स टू द रिलेशन r, इसका मतलब t1 इज सिमिलर टू t2। इसका मतलब क्या है? t1 इज सिमिलर टू t2। सही है। अच्छा, और अगर मैं बोल रहा हूं t2 कॉमा t3 बिलोंग्स टू द रिलेशन r, इसका मतलब क्या हुआ? दैट t2 इज सिमिलर टू t3। तो एक ऐसे समझिए, एक ट्राइंगल है, वो सिमिलर है इस ट्राइंगल के, और ये ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल के। तो भाई ये दोनों ट्राइंगल भी तो सिमिलर ही होंगे। अब ये t1 ट्राइंगल है, ये t2 ट्राइंगल है, ये t3 ट्राइंगल है, तो t1 और t3 सिमिलर ही तो हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि t1 इज सिमिलर टू t3। सही बात है। और ऐसा हुआ मतलब t1 कॉमा t3 बिलोंग्स टू द रिलेशन r, लेकिन ऐसा होने ही एक बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसी बन जाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो t1 t2, अरे माफ कीजिएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इस वजह से रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस है। अपने आप लिख लेना पूरा अच्छा करके। आगे बढ़ जाते हैं। हमें बोला है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10। हमें बताना है कि इसमें कौन रिलेटेड है। देखिए बेटा, आपको बहुत पहले भी बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में, चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना नीचे कॉपी कर लेता हूँ, आई नीड टू यूज इट वेरी मच। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया है कि मुझे T1 की साइड 3, माफ कीजिएगा, T1 की साइड है 3, 4, 5, ठीक है, और T2 की साइड है 5, 12, 13 और T3 की साइड है 6, 8, 10। तो आपको पता है कि इन तीनों के लिए, T1 के लिए 3, 4, 5, T2 के लिए 5, 12, 13 और T3 के लिए 6, 8, 10, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि TX सिमिलर टू TY, X और Y कोई भी नंबर है, तो ये तब सिमिलर होते हैं जब इनकी साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि SX अपॉन SY इज प्रोपोर्शनल, है ना? यानी कि सारी साइड्स, तीनों साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। मतलब S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू सभी साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यही पढ़ा था हमने। यहां पर कौन से ऐसे दो ट्राइंगल है जिनके साइड्स रेशियो इक्वल है? देखिए T1 और T3, 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8 और 5 अपॉन 10, ये तीनों इक्वल है, साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3 और which are related, T1 and T3 are related, only those three are related। समझ गए बात को? those two are related, और कोई नहीं है। 5 का प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आता 6 से, सेम एज 12/8, तो 5/6 इज नॉट 12/8, तो नहीं हो सकता। समझ गए बात को? तो यहां तक हमने 11th और 12th क्वेश्चन कर लिया। इक्विवेलेंस रिलेशन को हमने समझ लिया है, हमने निकालना समझ लिया और उसके पर्टिकुलर केसेस को भी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे, जहां पे हम और पॉलीगन्स के ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से ही होगी। 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू एनी ऑफ द चैनल्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे भी करें अच्छा लगेगा। और अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या बुराई है, क्या सही करना चाहिए मुझे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।